हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के तीसरे चैप्टर विद्युत धारा के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। और बच्चों, सारे के सारे न्यूमेरिकल आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए इन क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर लेना और मान के चलिए न्यूमेरिकल के लिए आपकी ये फाइनल तैयारी होनी चाहिए। यानी इसके बाहर अब आपको ज़्यादा नहीं देखना है बच्चों। आपके पास प्रैक्टिस सेट जो है आप लगा लीजिए, बाकी इन क्वेश्चन को तो आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करके जाना, क्योंकि बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि एक 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेल को एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फिर कह रहा है यदि परिपथ में 0.5 यानी 0.5 एम्पीयर की धारा बह रही हो या हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध व सेल के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है हम पहले समझ लेते हैं। पहले बच्चों यहाँ से वैल्यू जो दिए हैं उसको हम पिक कर लेते हैं। कह रहा है कि 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल बोले तो रसगुल्लो ये जो आपका वैल्यू है वो दिया है ई का मान। विद्युत वाहक बल बच्चों ई का मान दे रखा है 10 वोल्ट, है ना, 10 वोल्ट दे रखा है। अब आगे क्या कह रहा है कि 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध, है ना, यहां पर दिया है 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है ना, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है बच्चों, यानी 3 ओम ये आपका आंतरिक प्रतिरोध दिया है। आगे कह रहा है कि इसे यानी इसको क्या करते हैं, एक प्रतिरोधक के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि परिपथ में धारा का जो मान है रसगुल्लों I इक्वल टू दे रखा है कितना 0.5 एम्पियर, यानी 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध बोले तो कैपिटल R का मान निकालना है और सेल के सिरों के बीच विभवांतर कहे या वोल्टता यानी V का मान निकालना है। तो अभी इस पे ध्यान से समझना बच्चों, जब भी सेल की बात की जाए, कहीं पर भी सेल आपको शब्द दिखाई पड़ जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध पूछ लिया जाए, तो रसगुल्लों मान के चलना कि वो क्या है, सेल के लिए जो फार्मूला लगाते हैं I इक्वल टू हो जाता है E अपॉन R प्लस R। ये क्या होता है, विद्युत वाहक बल और बाह्य प्रतिरोध तथा आंतरिक प्रतिरोध के लिए बच्चों ये फार्मूला होता है। ठीक है ना, तो इसी की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ध्यान से समझना, I का मान तो दिया है बच्चों 0.5 एम्पियर। ठीक है ना, E का मान कितना दिया है 10 दिया है। R का मान बच्चों निकालना है हमें, स्मॉल r दिया है 3। ठीक, तो इसको क्या करते हैं, जब हम गुणा कराएंगे भाई 1/1 करके गुणा कराते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 0.5 r, है ना, 0.5 r हो जाएगा और प्लस का भाई 5 तिहाई 15 बोले तो 1.5 और बराबर का ये 10 कम कितना 10 हो जाएगा। अब 0.5 r बराबर करेंगे बच्चों तो 10 माइनस 1.5 कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ से ये कर देंगे इसको हम, तो ये हो जाएगा 0.5 r बराबर 0.5 r बराबर, यहाँ से देखिए घटाएंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 8.5 होगा, है ना, क्योंकि भाई अगर देखिए अगर 10 में से हम 1.5 घटा देते हैं, 10 में से 1.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा 8.5। ठीक है ना, 8.5 आएगा। उसके बाद क्या करते हैं, इसको यहाँ से ध्यान से समझना, अब लिखेंगे 0 क्या r बराबर लिखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 8.5 और अपान कितना 0.5। नहीं, दशमलव गायब कर दीजिए, दशमलव को गायब करना है, समान अंक पे है दशमलव वैसे ही गायब हो जाएगा। तो ये कितनी बार 5 एकम 5 5 तिहाई और रुको 5 एकम 5 5 सत्ते 35 यानी 17 बार में कट जाएगा पूरा।
तो आ जाएगा बच्चों 17 ओम। 17 ओम ये आ गया प्रतिरोध, है ना। एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध पूछा था और दूसरा क्या कह रहा है, विभवांतर। तो देखिए दूसरा बच्चों क्या निकालेंगे, विभवांतर। विभवांतर या वोल्टता, देखिए वैसे विभवांतर V बराबर I/R होता है, लेकिन जब भी सेल की बात आए बच्चों तो V बराबर फार्मूला होता है E - I/R। यहाँ से हमेशा वोल्टता या फिर विभवांतर कहें वो हम निकालते हैं। ठीक, सेल के लिए ये ध्यान देना बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई साल ये लगातार पूछा गया है, ठीक है ना। हालांकि अब किस साल तो नहीं आया था, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई 2023 में ना आए, किसी एक सेट में तो ज़रूर ये जाएगा, इसलिए आप अच्छे से तैयार कर लेना। V बराबर हो जाएगा बच्चों, E का मान तो दे रखा है 10, है ना, 10 वोल्ट दिया है, माइनस का I का वैल्यू 0.5 और स्मॉल r दिया है कितना 3, तो हो जाएगा बच्चों 10 - 1.5 बोले तो आएगा 8.5 वोल्ट, ये आएगा V का मान, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या निकालना था हमें, प्रतिरोधक का प्रतिरोध और विभवांतर यानी वोल्टता, तो ये हो जाएगा सेकंड आंसर। ठीक, पहला आंसर 17 है, ये दूसरा है, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। चलिए इस तरह से क्वेश्चन भी आपका आ जाएगा, ये क्वेश्चन है और उसके बाद ये सॉल्यूशन है। चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। और दूसरा क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से देख लेना। इस तरह का क्वेश्चन अगर हम बात करें बच्चों, कई तरह से पूछा जाता है और हर साल आता है। अब किस साल भी पूछा गया था, कह रहा है कि एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है और इसे 2 गुनी लंबाई तक खींचा जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें तो वैल्यू दे दिया है, लेकिन कभी कभार बच्चों ये वैल्यू नहीं दिया रहता है। क्वेश्चन कहेगा डायरेक्टली कि किसी तार की लंबाई खींचकर 2 गुना कर दें तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए हम बताते हैं। इसमें आप किसी भी क्वेश्चन बैंक में देखेंगे बच्चों तो थोड़ा इसको डिफिकल्ट लगेगा, इसमें क्षेत्रफल या फिर लंबाई को कुछ मान करके लगाते हैं। बाकी हम आपको इसका एक रामबाण तरीका बताएंगे रसगुल्लों, जहां से आप इसको सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। यस मेरे भाई, आप सेकेंडों में लगा सकते हैं। वो फार्मूला क्या है चलिए हम बताते हैं। देखिए जब भी ऐसा आए तो फार्मूला होता है बच्चों एक नया प्रतिरोध बराबर, फार्मूला है नया प्रतिरोध बराबर होता है बच्चों n²। ध्यान से समझना, नया प्रतिरोध बराबर n² गुणे पुराना प्रतिरोध। पुराना प्रतिरोध है ना आसान भाई, इससे आसान क्या हो सकता है। ये फार्मूला है, आप इसको तो रट ही सकते हैं ना कि नया प्रतिरोध बराबर n² गुणे पुराना प्रतिरोध। और जहां पर n बच्चों क्या है, ध्यान से समझना, n जो भी आपका गुना गुनी में दिया रहेगा कितना गुना है। तो इसमें सवाल में बोला क्या है, कह रहा है कि तार का प्रतिरोध 8 ओम है और 2 गुनी लंबाई तक खींचा जाता है नया प्रतिरोध। तो भाई नया प्रतिरोध यानी इसको हम क्या करें, ध्यान से समझना, नया प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, नया प्रतिरोध भाई n² कितनी लंबाई तक, 2 गुनी लंबाई तक खींचा जा रहा है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों। पुराना प्रतिरोध कितना दिया है, 8 ओम दिया है, तो हो जाएगा ये 4 गुणे 8 है ना। तो आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा 32 ओम। यानी जो पुराना प्रतिरोध आएगा, इसको R' से भी लिख सकते हैं ऐसे, जो पुराना प्रतिरोध आएगा वो आएगा आपका 32 ओम, ठीक है ना। डायरेक्टली जब ऐसे क्वेश्चन देगा, अब की बार जो दिया था ये कि किसी तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो भाई डायरेक्टली भाई पुराना प्रतिरोध हम R ही मानेंगे और नया R' मान लेंगे, तो भाई यहाँ से क्या 2 गुनी करता तो क्या नया प्रतिरोध यानी 4 गुना हो जाता। भाई केवल लंबाई दिया रहता, प्रतिरोध ना देता तो 4 गुना हो जाता, बस यही ध्यान देना, ठीक ना। तो इस फार्मूले की मदद से लंबाई मतलब यहाँ पुराना प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं, नया प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो लंबाई पर भी के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, यानी लंबाई को भी। तो इस तरह से बच्चों जो क्वेश्चन इस पर बनेंगे आप इसी फार्मूले की मदद से उसको सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए
तीसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें रसगुल्लों, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इन दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो बार बार क्वेश्चन पूछा गया बच्चों वो यही है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या कह रहा है चलिए उसको हम देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम बहुत ही सिंपल तरीके से करते हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट आपने नहीं देखा होगा कभी जैसा आज हम आपको बताएंगे। कह रहा है कि एक तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी जाती है, तो तार को एक नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ने पर तार के प्रतिरोध, तार की प्रतिरोधकता और अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें क्या कह रहा है कि तार की लंबाई को खींचकर हम 3 गुना कर देते हैं और इसे एक नियत विभवांतर के स्रोत से अपन क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा और अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों। अगर आप पहला बात करें, यहां से कह रहा है कि प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी जस्टिस के पहले हमने एक चीज आपको बताया कि जब भी प्रतिरोध की बात आए और यहाँ पर गुना गुनी दी हो, तो भाई हम मान लेते हैं कि नया प्रतिरोध यानी आर डैश, फिर उसके बाद एन स्क्वायर, ठीक है ना, गुणे आर, यानी नया आर डैश का मतलब क्या बच्चों, यहाँ से मान लेते हैं कि नया प्रतिरोध, ये पुराना प्रतिरोध और ये लंबाई की कितना गुना कर रहा है। तो भाई प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आर डैश बराबर लिखेंगे बच्चों, तो एन कितना गुना, 3 गुना कर दे रहा है, तो 3 गुना कर दीजिए और ये आर है। तो आर डैश इक्वल टू कितना आया बच्चों, 3 त्रिका 9 आर। तो यानी क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें बच्चों, प्रतिरोध जो हो जाएगा, प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 9 गुना। आप किसी भी क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ये डिफिकल्ट दिया है, ठीक है ना। हमें एक दो स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी भेजा था कि सर इसका सरल सॉल्यूशन एक सिंपल लॉजिक से समझाइए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में इसको बहुत ही डीपली, बहुत ही लंबा कर दिया है। तो भाई बस सेकेंडों में आपने निकाल दिया ना, है ना, मज़ेदार। उसके बाद दूसरा देखते हैं बच्चों, दूसरा क्या कह रहा है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान से समझना, दूसरा हो जाएगा बच्चों प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता नियत रहेगी, नियत रहेगी। अब वो क्यों बच्चों, ऐसा क्यों होगा कि प्रतिरोधकता नियत क्यों होगी, इसका एक लॉजिक है। क्योंकि जो प्रतिरोधकता होती है बच्चों वो चालक यानी तार पर निर्भर नहीं करती, यानी चालक पर या फिर तार पर निर्भर नहीं करती, बल्कि चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है, ठीक है ना। तो जो प्रतिरोधकता हो जाएगी वो क्या रहेगी, नियत रहेगी, यानी उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिख सकते हैं कि प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या फिर प्रतिरोधकता नियत रहेगी, बात तो वही हुई ना। तो यहाँ पर आप लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं चूंकि प्रतिरोधकता चालक पर नहीं बल्कि चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है, ठीक है ना, निर्भर करती है। तो ये था लॉजिक कि किस कारण प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये हो गया। चलिए, और तीसरा बच्चों क्या कह रहा है, तीसरी चीज कह रहा है कि अनुगमन वेग पर। तो ध्यान से समझना, अनुगमन जो वेग होता है रसगुल्लों, वो लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब अगर अनुगमन वेग बढ़ा दिया जाए तो भाई लंबाई कम रहेगी, ठीक है ना, यानी जितनी लंबाई कम रहेगी अनुगमन वेग उतना ही ज्यादा होगा। कहने का मतलब यही अपोजिट, मतलब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है, लंबाई ज्यादा होगी तो अनुगमन वेग कम होगा और लंबाई कम रहेगी तो अनुगमन वेग बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम देखेंगे तो भाई लंबाई कितना कर रहा है, 3 गुना कर दे रहा है, तो भाई 1/3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अनुगमन वेग बच्चों कितना हो जाएगा, 1/3, ठीक है ना।
1/3 हो जाएगा या 1/3 गुना हो जाएगा, ये अनुगमन वेग पर प्रभाव पड़ेगा। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रसगुल्लों, फिर से बोल रहे हैं। और हाँ, अगर वीडियो में मज़ा आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि डेली हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं, और ताकि आपकी तैयारी को हम और भी बेहतर बना सकें। इसलिए हमारी इस यूट्यूब फैमिली से आज ही तुरंत ही जुड़ जाइए, ठीक, क्योंकि विदाउट एनी कॉस्ट, बिना किसी पैसे के बच्चों आपको हम ऐसी फैकल्टी दे रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि कुछ करें आप, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन भी 3 से 4 बार पूछा गया है, ठीक, पिछले 5 सालों में। कह रहा है कि निम्नलिखित परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना है बच्चों आपको, और ये आपको बता दें किरचॉफ के प्रथम नियम पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी संधि मिल रही, एक संधि P है, एक Q है बच्चों, एक R है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है, वो ये कहता है किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। कहने का मतलब किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है, ठीक है ना, यानी आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो चलिए इसमें क्या कह रहा है, एक परिपथ बना है बच्चों, इसमें आपको धारा का मान बोले तो I का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले संधि P पर देखते हैं कैसे सॉल्व करना है बच्चों, ध्यान से समझना, एक एक इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखते चलना। इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लिखेंगे बच्चों बिंदु P पर, क्या लिखेंगे, बिंदु P पर, अरे भाई P तो लिखा ही नहीं, बिंदु P पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया, किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। तो भाई इस संधि पर धारा अंदर की ओर कौन आ रही है, यानी जिसका तीर अंदर की ओर बना है, तो भाई एक तो ये आ रही है, तो लिखेंगे 2 एम्पियर, और इस संधि पर एक धारा अंदर की ओर ये घुस रही है, तो 2 एम्पियर बराबर जाने वाली धाराओं का योग। यहाँ से बाहर एक धारा ये जा रही है बच्चों, और दूसरी धारा जो जा रही है इधर जा रही है, देखिए ये दिया है ना, तो ये हो जाएगा I1। तो यहाँ से ये कितना हो गया, 4 हो गया, 4 बराबर 1 प्लस कितना बच्चों, I1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ध्यान से समझना, I1 बराबर भाई 4 में से 1 घटा दीजिए, ठीक, तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, तो I1 बराबर हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझना, ये 3 एम्पियर। यानी ये धारा का मान समझना, ध्यान से समझना, ये I1 का मान तो निकाल लिया अब आपने, कितना, 3 एम्पियर निकाल लिया बच्चों। तो अब अपन क्या करेंगे, अब इसी तरह जैसे इसको निकाला बिंदु Q पर लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं अब कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझना। अब निकालेंगे बच्चों बिंदु Q पर, ठीक है ना। और बिंदु Q पर भी वही चीज हो जाएगा, इसमें क्या है, वही यहाँ पर भी वही लॉजिक फॉलो करेंगे कि आने वाली धाराओं का योग, तो अंदर आने वाली धारा भाई कौन सी है, 3 एम्पियर। उसके बाद प्लस जाने, मतलब प्लस में और अंदर कौन आ रही है भाई, देखिए केवल यही अंदर घुस रही, ये भी बाहर जा रही धारा, ये भी। और कैसे जानेंगे बच्चों, इस तीर की वजह से, क्योंकि ये तीर बाहर इसका मुंह है, और इस तीर का मुंह अंदर था, यहाँ पर भी अंदर था, इसलिए ये आने वाली। तो इस संधि पर देखेंगे, इस संधि पर तो हमने निकाल लिया, तो इस संधि पर बच्चों ये धारा अंदर की ओर केवल यही जा रही है, तो यही, फिर बराबर लिख देंगे, जाने वाली धारा एक बाहर, 1 एम्पियर की धारा ये जा रही है, और एक बाहर जा रही बच्चों, क्या जा रही है, I2, ये वाली धारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, I2 बराबर लिखेंगे बच्चों, 3 में से 1 घटा दीजिए, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, और I2 बराबर हो जाएगा कितना, 2 एम्पियर। अब ध्यान से समझना, अब I2 बोले तो इसका मान 2 एम्पियर आ गया भाई, इस वाले का मान। तो अब निकालेंगे बिंदु R पर, भाई बिंदु R पर निकालेंगे तभी तो डायरेक्टली ये निकलेगा, ठीक है ना। तो बिंदु R पर निकालेंगे, तो यहाँ चलिए देख लेते हैं, अब लिखेंगे बिंदु R पर या संधि R पर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक।
तो यहाँ पर देखिए ध्यान से समझना, अब इस पर अंदर आने वाली धारा बच्चों कौन कौन सी अंदर आ रही, 2 एम्पियर की जो अभी अपने निकाला, प्लस इस संधि पर एक ये वाली अंदर की ओर आ रही, तो भाई यहाँ पे 1 लिख दीजिए, प्लस बराबर अब जाने वाली धारा एक बाहर की ओर ये जा रही और ये की जा रही है, तो कितना हो गया बच्चों 1.2 और प्लस का आई, ठीक है ना। अब आई का मान निकालना है तो भाई ये 3 हो जाएगा, 3 बराबर 1.2 प्लस आई, ठीक है बच्चों। अब कह रहा है I1 लिख दिए, आई अकेले लिखेंगे, आई बराबर भाई ये इसमें से घटा दीजिए, यानी 3 में से 1.2 घटा दीजिए, तो आई बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये घटेगा कितना, मान लेते हैं 1 दशमलव लगा के 0 करेंगे, 10 में से 2 गए 8 ही नहीं, 1.8 आएगा, 1.8 एम्पियर। यही बच्चों आ गया इस परिपथ की धारा, ठीक है ना। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी निम्नलिखित परिपथ में धारा का जो मान होगा। अब इस तरह से बच्चों कोई भी आप कितना भी मकड़ी का जाल बना दे इस परिपथ में, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रेशर नहीं लेना है, इस क्वेश्चन को बस इसी तरह से सॉल्व करना है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपका साधारण क्वेश्चन नहीं बच्चों, बहुत ही यूनिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 और 2021 में ये क्वेश्चन आया है, बाकी उसके पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं बच्चों कि क्या कह रहा है, और 3 नंबर में क्वेश्चन आया था, तो बढ़िया क्वेश्चन है, इसको चलिए देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। कह रहा है कि 200 वोल्ट व 0.2 एम्पियर धारा वाले बल्ब के तंतु के तार की जो लंबाई है बच्चों वो 20 सेमी है, तो तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 5 × 10⁻⁻7 ओम मीटर है, तार के व्यास की गणना कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे तो लिख देते हैं भाई, तो क्या करना है बच्चों, तो तार के व्यास की गणना करना है। चलिए सबसे पहला जो हमारा काम होना चाहिए रसगुल्लों वो ये है कि हम सारे वैल्यू को पहले पिक कर लें। कह रहा कि 200 वोल्ट है, तो बोले तो V का मान है भाई 200 वोल्ट। आगे कह रहा बच्चों, क्या कह रहा है कि 0.2 एम्पियर की धारा है, यानी I का जो मान है वो 0.2 एम्पियर है, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि बल्ब के तंतु के तार की जो लंबाई है, यानी जो L का मान है वो दे रखा है 20 सेमी। 20 भाई सेमी में है, इसको अपन 20 × 10⁻2 मीटर में रख लेते हैं, ठीक है ना। ये लंबाई दिया है, और तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध बोले तो रो का मान दिया है, रो बराबर दे रखा है दोस्तों 5 × 10⁻⁻7 ओम मीटर, ठीक। आगे कह रहा है कि तार के व्यास की गणना करना है, यानी व्यास बराबर क्या होता है बच्चों 2r, ठीक है ना। लिख देते हैं, हिंदी में ही लिख देते हैं डायमीटर, यानी जो इसका d का मान, व्यास का मान पूछ रहा है, ठीक, व्यास। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। फार्मूला एक होता है, ध्यान से समझना, इसके लिए यानी विशिष्ट प्रतिरोध के लिए आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने कि रो बराबर RA/L फार्मूला होता है, ठीक है ना। रो बराबर बच्चों RA/L होता है, ठीक। लेकिन यहाँ से ध्यान से समझना भाई, ना तो A का मान दिया है ना तो R का मान दिया है, तो हम करेंगे क्या, तो चलिए सबसे पहले हम R का मान निकाल लेते हैं। R बराबर V/I ओम के नियम से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। भाई ओम का नियम ये कहता है कि क्या होता है, विभवांतर और धारा का जो अनुपात होता है उसी को अपन प्रतिरोध कहते हैं, और ये कांस्टेंट होता है। तो विभवांतर और धारा के अनुपात ये प्रतिरोध के बराबर होता है। भाई V का मान कितना दे रखा है, 200 वोल्ट है, ठीक है ना, R बराबर। और उसके बाद बच्चों
यहाँ से I का मान कितना 0.2 एम्पियर। भाई दशमलव गायब करना है तो क्या करिए, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दीजिए। ऊपर 2000 हो गया, नीचे केवल 2, ये कट गया तो 1000 ओम आ गया। किसका मान बच्चों, R का मान। ठीक है ना। अब A बराबर, ध्यान से समझना क्या करेंगे, A क्या है, तार का क्षेत्रफल, और तार क्या है भाई, बेलनाकार के रूप में होता है। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, इस फार्मूले को थोड़ा अपन कैसे सेट करेंगे, रो बराबर हो जाएगा बच्चों R, उसके बाद A के स्थान पर रख देंगे पाई R स्क्वायर अपान L रख देंगे। ठीक है ना। चलिए अब सारे वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या पूछ रहा है बच्चों, देखिए क्या पूछ रहा है कि व्यास, और व्यास पूछ रहा है तो हमें त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो सभी मान निकालते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसको सेट करेंगे। देखिए R स्क्वायर बराबर जब लिखेंगे, ध्यान से देखना, इसी फार्मूले से R स्क्वायर बराबर जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रो इंटू एल। क्या हो जाएगा बच्चों, रो इंटू एल हो जाएगा, और नीचे का आर हो जाएगा इंटू पाई हो जाएगा, आर इंटू पाई। अब इसी पे बच्चों सभी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर रो का मान कहाँ है, देख लीजिए ये दिया है, रो का मान 5 गुणे 10 के घात माइनस का 7। उसके बाद बच्चों एल का मान कितना है, लंबाई कितना है, 20 गुणे 10 के घात माइनस का 2। ठीक है ना, ये हो गया। और नीचे क्या है, नीचे क्या बचा हुआ है भाई, आर, आर का मान कितना निकाला है, 1000। ठीक, उसके बाद पाई का मान हो जाएगा 22/7, कितना, 22/7 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा 22/7। तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सजा देते हैं। सजाने का मतलब ये है रसूलों भाई, इसमें मेकअप तो करना नहीं है इसका, ये हो जाएगा। इसको देख लीजिए कितना, ये 20 पंजे 100 हो गया। ठीक है ना, 20 पंजे कितना हो गया, 100 हो गया, गुणे गुणे क्या हो जाएगा बच्चों, इसको ध्यान से समझना, ये कितना, 10 के घात माइनस का 9 हो गया, 10 के घात माइनस का 9 हो गया। और उसके बाद ये 1000 है तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो भाई 10 के घात -3 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 10 के घात +3 लिखा है, और ऊपर जाएगा बच्चों 10 के घात -3 हो जाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ से नीचे क्या है, 22/7। ठीक, 22/7 है। अब देखिए क्या करते हैं, इस 7 का इसमें गुणा कराएंगे, भाई बटे बटे है तो 7 ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों। देखो थोड़ा लेंदी हो जाएगा भले ही, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से समझना। अब इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ का गुणा कराएंगे इससे, तो हो जाएगा 700। ठीक, गुणे 10 के घात माइनस का 12, और नीचे बचा है बच्चों 22। इसको काट देते हैं, 2 तिहाई 6, हाँ 31 दशमलव, ठीक 31 दशमलव, ये आएगा बच्चों 4, हाँ 31.3 या 4 आएगा इससे। ठीक, ये आएगा इतना। अब क्या करते हैं, इसको अपन आर स्क्वायर बराबर जब लिखेंगे, आर स्क्वायर बराबर 31.3 या 4 आएगा बच्चों, इसको देख लेना, लेकिन इधर तो 31 ही आएगा, 10 के घात -12 है। ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे क्या, आर बराबर जब लिख देंगे तो भाई रूट लग जाएगा, 31.4 गुणे 10 के घात -12। ठीक, इसको फिर कैसे करेंगे, आर बराबर करेंगे भाई, इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये 5.6 आएगा, गुणे 10 के घात -6, क्योंकि भाई ये देखिए इतने का वर्ग है। ठीक है ना, इतने का ये वर्गमूल है, समझ लीजिए। और ये भाई 10 के घात -12 है, बाहर निकालेंगे 10 के घात -6, आर आ गया। लेकिन सवाल में क्या पूछा है बच्चों की व्यास चाहिए। ठीक, व्यास बराबर होता है 2 × r। ठीक है ना, व्यास बराबर 2 × r होता है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, 2 रखेंगे, r का मान 5.6 है, गुणे 10 के घात -6, तो हो जाएगा 2 छंग 12 की 2, और 2 पंजे 10 की 11, 11.2 गुणे 10 के घात -6 मीटर। ये इसका डायमीटर हो गया, यानी क्या हो गया बच्चों,
व्यास हो गया, ठीक है ना, ये इसका आ गया व्यास। ओके, चलिए ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए इसकी पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे, आप परेशान मत रहें सॉल्यूशन के लिए, एक बार अपने से इसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद हम आपकी को पीडीएफ भी दे देंगे। भाई प्लीज़ कोई लोग ये मत कह देना कि पीडीएफ दे रहे हैं अपने पॉपुलैरिटी के लिए। एक तो आपको हम बिना पैसे के ऐसे मटेरियल दे रहे हैं, उसमें भी आप लोग ऐसा उल्टा सीधा बोलते हैं। तो चलिए परेशान मत रहिए, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 की एक खास बात ये बच्चों, ये क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता ही है, और इस पर यानी किरचॉफ के ये द्वितीय नियम पर आधारित है, और किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित एक न्यूमेरिकल श्योर है, वो भी पूरे 5 नंबर में, यानी 5 नंबर में एक इस प्रकार के चित्र पर आधारित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और इस पर हमने ऑलरेडी बहुत सारे किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित हमने क्वेश्चन को देखा है। बाकी इस क्वेश्चन को बच्चों अभी हम नहीं यहाँ पर बताएंगे, उसका रीज़न ये है कि इस क्वेश्चन को हमने कई बार देख रखा है और इसी तरह के और भी क्वेश्चन देखा है, ठीक। हूबहू हमने ये सेम क्वेश्चन अगर हम बात करें बच्चों, ये पूछा गया था 2021 में, और यही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है ऑलरेडी। अगर उसका सॉल्यूशन देखना है बच्चों तो थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत ये करना है कि बस नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर लिंक है, ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 न्यूमेरिकल की, उसमें से एक न्यूमेरिकल ये भी है। हूबहू पूरा सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, उसको आप देख लीजिए बच्चों। बाकी इसकी पीडीएफ तो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज ही देंगे, ठीक, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको तो इसका सॉल्यूशन ही चाहिए। सो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, वहाँ पर इसका सॉल्यूशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।